नमस्कार, सभी को राधे राधे। सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जो सभी लोग जो हम नववर्ष मनाते हैं, वैसे हिंदू परंपरा में तो अभी ये नववर्ष नहीं है, पर देखिए हर दिन नया होता है। अगर आप सोच लें तो बस वहीं से नववर्ष शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम स्टार्ट करते हैं जब हम कोई साल मना, जैसे हम न्यू ईयर मना रहे हैं, तो कि भैया आज से तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, भैया 1 जनवरी है तो ऐसा ऐसा करेंगे। पर 2-3 दिन होने के बाद वो नया साल पुराना हो जाता है, सिर्फ 4-5 दिन बाद ही। तो और सब सब बातें भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था, कि हम क्या करेंगे, कितने बजे उठेंगे, कि हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं 31 तारीख को ही, कि हम नववर्ष ऐसे मनाएंगे और पूरा साल ऐसे चलेंगे। पर 5 एक दिन होने के बाद पूरा साल ऐसा पुराना ही हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि जोश के साथ मनाए, अपना जो न्यू ईयर है अंदर से मनाए, ठीक है। जो नववर्ष है वो अंदर से मनाए, और सोचें कि नहीं भाई आज से हमारा एक साल मतलब हम बिल्कुल नियम से जिएंगे, अनुशासन के साथ जिएंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ऐसे नववर्ष मनाएं, ठीक है। नववर्ष का मनाना ये नहीं होता कि आपने एक दिन पहले 12 बजे आपने हुड़दंग मस्ती कर ली और बहुत पटाखे कर लिए और सब कर लिया, ठीक है। उसका मतलब नववर्ष क्या होगा, एक साल और बीत जाएगा, फिर अगले साल मना लेना। तो कहीं ना कहीं जीवन को सार्थक बनाए। जीवन जब तक सार्थक नहीं होगा, ऐसे ही न्यू ईयर बनाने से कुछ होना होना जाना नहीं है। सब मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे एक दिन आके। तो उत्साह से मनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उत्साह खत्म करें, पर उसके साथ एक नया जोश लेके आए कि आपका जो साल है वो बहुत सक्रिय हो, ठीक है। और अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए वो साल निकले अपना। तो बस इसी के साथ हम 2 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे 2024 का जो। चलिए। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ईश्वर के आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्रार्थना तो सही बात है कि आपको तो अभी पल भर का ही नहीं पता है। पल भर मैं बोल रही हूँ, मुझे अभी अभी सेकंड्स का ही नहीं पता है, ठीक है, कि क्या क्या हो जाएगा। तो सही बात है, उन पर निर्भर तो हमको वैसे भी रहना पड़ेगा। प्रार्थना हमको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई आप ही कर रहे हो सब कुछ, हम तो कुछ करते करते है ही नहीं, ठीक है। गीता जी जो है हमारी, बिल्कुल उनके अनुसार बिल्कुल निस्वार्थ कर्म करो, ठीक है। कर्म ऐसे करो जैसे सब कुछ हम पे ही निर्भर है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है। और प्रार्थना ऐसे करो कि भाई मतलब हम तो कर रहे हैं, सिर्फ निमित्त मात्र है कि हम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ आप पर निर्भर है। तभी कहीं ना कहीं आप, तभी अगर आप भगवान को या अपने जो भी ईश्वर है, अल्लाह जो भी है, ठीक है, आप जिसको भी मानते हैं, उनको साक्षी मानकर कर्म कर रहे हैं, कि फिर जो भी हो, सफलता हो असफलता हो, कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। और कई बात है, जो भी आप कर्म करते हो वो कभी निष्फल नहीं होता। गीता जी में एक बात लिख रही है, मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है गीता जी की। उसमें एक लाइन लिख रही है, आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये तो सभी को पता है, पर आप जो कर्म कर रहे हो वो निष्फल कभी नहीं हो सकता। पर उसकी शर्त क्या है, शर्त एक ही है कि आप उस कर्म को निस्वार्थ भाव से करो। ऐसा नहीं कि नहीं यार हम फल की प्राप्ति नहीं यार हमको, या अगर मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये पेपर पास हो जाएगा। नहीं नहीं, आप कर्म करो भाई, उसका फल आपको 101% मिलना है। बस ये है कि आपने उसमें आपका जो निस्वार्थ भाव है वो कितना डाला है। निस्वार्थ भाव से काम करोगे तो 100% आप उस कर्म में लगोगे, ठीक है। और निस्वार्थ भाव से काम नहीं करोगे तो वो 100% आपका कर्म नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, 100% किसी चीज में लगा दोगे तो वो तो होना ही है। एक डायलॉग है ना वो शाहरुख खान की, कि जिसको आप चाहते हो कि वो उसकी पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश कर देती है, ठीक है, वो करने लगती है। तो वो डायलॉग बिल्कुल सही है, गीता जी में भी अलग रूप में लिख रहा है पर लिख वो ही रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लागू करो इस चीज को। आपका आपका जो साल है वो बहुत अच्छा मने, सबको उन्नति प्राप्त हो, सब अपने अपने जो आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो। पर वो तभी होंगी जब आप कर्म और मेहनत पर विश्वास रखेंगे। चलिए, इसी आशाओं के साथ हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक मिनट पेन बदल लेती हूँ, रुकिए। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने जांच अधिकारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिन के भीतर मामलों की जांच पूरी करना बाध्यकारी बनाने का फैसला किया? मतलब सीधी बात है, जब भी कोई आपराधिक ये 2024 की बात है, 1 जनवरी से इसको लागू किया है, यानी पिछला जो एक दिन निकल गया है, 1 जनवरी 2024 से इसको लागू कर दिया है भाई। तो क्या है, जब भी कोई अपराधी जो चीजें होंगी, आपराधिक जो चीजें होंगी, उसके 75 दिन, क्या बोला है, 75 दिन के भीतर उसको
उसमें कार्रवाई करना ही करना है, मतलब उसको लेट लपेट वाला काम नहीं करना है। कहीं ना कहीं हमने न्याय व्यवस्था को सुधारा है, ठीक है। जो न्याय मिलने की जो व्यवस्था है उसको लेट लपेट जो काम होते हैं, ठीक है। मतलब आज किसी ने कोई अपराध कर दिया, उसको मिल रहा है 2-3 साल बाद सजा मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको फास्ट करने की कोशिश की है। तो कौन से राज्य ने की है ये आपको बताना है। तो क्या है, 75 दिन के भीतर मामलों की जांच करना बाध्यकारी है, नहीं बिल्कुल अनिवार्य रूप से आपको जांच करनी ही पड़ेगी 75 दिन के अंदर अंदर। चलिए, तो इसके ऑप्शंस क्या है। पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है क्या है, बिहार। क्या है इसका आंसर, बिहार। बिहार में ऐसा हुआ है, यही ऐसा राज्य है जिसमें 75 दिन के अंदर अंदर अगर कोई अपराध हुआ है तो उसमें कार्रवाई करना अनिवार्य रूप से जरूरी ही है। नहीं तो जो लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, मतलब पुलिस जो प्रशासन है उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी अपराध के अंतर्गत 75 दिनों में उसकी कार्रवाई नहीं की तो पुलिस पर इस पर मतलब उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में सुधार है ये चीज। तो किस राज्य में है ये, बिहार राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के कितने सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। तो इसके ऑप्शंस आपके पास है। पहला है 4, दूसरा है 5, फिर 7, फिर 9। बताइए। गुजरात गुजरात की पूछ रहे हैं, तो गुजरात राज्य के कितने सहकारी बैंकों पर आरबीआई आरबीआई आपको पता है कि आरबीआई जुर्माना लगाती है, बैंकों का बैंक इसको बोलते हैं, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो उसी ने गुजरात के कितने सहकारी बैंक जो हैं उन पर जुर्माना लगाया है। आप बताइए इसका अगर किसी को पता है तो आप अपने अपने कॉपी में या जब भी लिख रहे हो उसमें आप आंसर लगाएं। तो इसका जो आंसर क्या है वो है 4। क्या है इसका आंसर, 4। गुजरात राज्य के 4 सहकारी बैंक जो हैं उन पर हमने जुर्माना लगाया है। और वो जो जुर्माना है वो आप सभी को पता है नियम का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। अगर आप आरबीआई के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं बैंकों को दिए जाते हैं कि भाई इन नियमों का आप पालन करोगे, तो उस नियम का अगर पालन नहीं करते हैं तो ये जुर्माना लगाते हैं या फिर शाखा को ही बंद कर देते हैं। इन्होंने जुर्माना लगाया है, 4 बैंकों पर लगाया है। तो वो उसकी राशि क्या है, 50,000 से लेकर 50,000 से जो लेकर है ना, वो है 7 लाख तक। 7 लाख तक इसका जुर्माना लगाया गया है, ठीक है। 50,000 से जुर्माना लेकर 7 लाख तक बनाए, मतलब 4 बैंक है, किसी पर कम लगाया हुआ किसी पर ज्यादा लगाया है, मतलब 7 लाख तक इसका जुर्माना लगाया है, ठीक है। 50,000 से स्टार्ट हुआ है और 7 लाख तक इसका जुर्माना लगाया है। कितने सहकारी बैंक पर, 4 सहकारी बैंक। कहाँ, कौन से राज्य के, गुजरात राज्य के। किसने लगाया है, आरबीआई ने लगाया। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नए आपराधिक न्याय विधेयकों को मंजूरी दी है। ये तो चर्चा में है भाई, अभी तो ये विषय बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। ये विषय तो सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं अभी तो इसके ऑप्शंस क्या है भाई। पहला है 2, फिर 3, 4, 5। बताइए। जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कितने न्याय जो विधेयक है उस पर मंजूरी दी है। बताइए, इसका ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है तीसरा। क्या है, तीसरा। देखिए, पहला जो है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है वो है, फिर तीसरा जो है उसका क्या नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कौन से, एक बार लिख लीजिए आप। भारतीय, 3 नियम कौन से हैं, विधेयक कौन से हैं, भारतीय न्याय संहिता, दूसरा क्या है, भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तीसरा क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। अधिनियम पहला ये है, दूसरा भारतीय नागरिक है, और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 है। ये 3 जो नए नियम है उसकी मंजूरी दी है किसने, राष्ट्रपति जी ने, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने ये तीनों नियमों की मंजूरी दी है, ठीक है। ये तीनों नियमों की मंजूरी दी। और ये किसकी जंग ले जो हम मैंने पहले भी पढ़ा दिया है कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो नियम थे, अंग्रेजों के जो बनाए हुए नियम थे उनको हमने बदला है।
ठीक है। और वो जो हमने किस 1872 के नियमों को हमने बदला है, और ये 1872 के नियमों को ये जगह लेंगे, ठीक है। ये नियम जो है उनकी जगह कौन ले रहा है, भारतीय न्याय संहिता ले रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो नियम है वो अंग्रेजों के टाइम पे जो बनाए गए नियम है उनका हटाकर इन नियमों को हमने बनाया है, ठीक है। कौन कौन से हैं, आप इसको विशेष याद रखें, ठीक है। ये 3 नियम है और द्रौपदी मुर्मू जी ने ये मंजूरी दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। इसके ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है राजस्थान, फिर है हरियाणा। बताइए इसका आंसर क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि जो राज्य है व्यापक शहरी, क्या पूछा जा रहा है, व्यापक शहरी गैस वितरण नीति, ठीक है, गैस वितरण नीति के लिए तैयार है। इसके ऑप्शंस आपके सामने है, मैंने आपको बता दिए हैं। तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, हरियाणा। बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है हरियाणा। क्या है इसका आंसर, हरियाणा। देखिए इसका क्या है, जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि गैस के जो पाइप, अभी आपने सबने देखे होंगे गैस के जो पाइप लग रहे हैं, ठीक है, तो वो तो जल्दी उसकी प्रक्रिया तेज करना, ठीक है। जो गैसों के पाइप लगाए जा रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको तेज करना, इसका सिद्धांत है। तो कौन से राज्य में, हरियाणा। क्या है इसका वो है व्यापक शहरी गैस वितरण नीति। व्यापक शहरी गैस जो वितरण नीति है उसके तहत हम पाइपलाइनों का निर्माण कर रहे हैं और उनको लगाया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया को तेज करना है। किस राज्य में, हरियाणा, ठीक है। इसमें जल्दी त्वरित गति से यानी जल्दी से सीएनजी वगैरह ये सब गैसें उपलब्ध कराना, उसके लिए पाइपलाइन जो बनाई जा रही है उसकी गति को तेज करना, उस कार्यक्रम को तेज करना, इसका उद्देश्य है। क्या है, व्यापक शहरी गैस वितरण नीति का यही उद्देश्य है, राज्य जो हरियाणा राज्य में लागू हुआ है। चलिए के लिए तैयार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बताइए क्या पूछा जा रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ब्यूरो नहीं, न्यूरो अपडेट 2023, न्यूरो अपडेट 2023 जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित का उद्घाटन किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसने उद्घाटन किया है, कौन से मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपसे पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, गुजरात। क्या है इसका आंसर, गुजरात। देखिए गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, क्या नाम है उनका, भूपेंद्र पटेल। सभी को पता है, हमने जो राज्य पढ़ते जाते हैं उनके हम एक बार मुख्यमंत्री देख ही लेते हैं, और तो सभी को इतना तो नॉलेज हो गई, नहीं है तो आप लिख लीजिए। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, भूपेंद्र पटेल। उन्होंने किसका उद्घाटन किया है, न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का। ये 20वां सम्मेलन है। ये कौन सा सम्मेलन है, 20वां सम्मेलन। इसका उद्घाटन किसने किया है, भूपेंद्र पटेल जो है वो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इन्होंने भाषण देते हुए बोला कि जब से मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सानिध्य में हम जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा चुके हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं हम पहुंचा चुके हैं जन जन तक, जो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति है, गांव के लोगों को तक भी हम स्वास्थ्य सेवा पहुंचा सकें, किनके सरकार में, मोदी जी की सरकार में, ऐसा उन्होंने भाषण देते हुए बोला है। और ये जो चिकित्सा से संबंधित ये एक सम्मेलन है, ये कौन सा सम्मेलन है, ब्यूरो न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन है, जो 20वां सम्मेलन है, जिसका उद्घाटन जो किया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, ठीक है। भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका जो आंसर है वो है चंडीगढ़। क्या है इसका आंसर, चंडीगढ़। देखिए अमित शाह आपको सभी को पता है कि हमारे ये गृह मंत्री हैं। अमित शाह कौन है, गृह मंत्री, ठीक है। तो अमित शाह ने कहाँ पर न्याय सुधार के लिए, न्याय सुधार के, देखिए आप सभी देख रहे हो कि न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कितने नियम लागू हो रहे हैं। सख्त सख्त हमारी जो सरकार है वो न्याय के लिए सख्त, और कहीं ना कहीं ये अत्यंत आवश्यक था, मतलब अत्यंत ही आवश्यक था। क्योंकि भाई मतलब न्याय व्यवस्था तो बहुत अत्यंत आवश्यकता है। अगर अगर वही लेट हो रही है, न्याय लेट हो रहा है, किसी के साथ अपराध हो रहा है वो लेट हो रहा है, मतलब अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, और जो बेचारे जो पीड़ित हैं वो लोग न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं, पर उनको न्याय ढंग से मिलता नहीं था, मिलता भी था तो बहुत सालों बाद। तो कहीं ना कहीं न्याय पे बहुत अच्छी
अच्छे अच्छे नियम बनाए जा रहे हैं और ये जरूरी भी है। चलिए, तो क्या है, न्याय सुधार के लिए 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की हैं। परियोजनाएं लागू की हैं जिसमें कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? 3,500 करोड़। ये लिख रहा है 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई गई हैं, उसमें खर्च हुए हैं उस परियोजना में। कहाँ पर किए? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। देखिए, तो और ये कितनी परियोजनाएं? 9 परियोजनाएं चलाई गई है। कितनी? 9 परियोजनाएं। ठीक है, कितनी परियोजना? ये 9 परियोजनाएं चलाई गई है चंडीगढ़ सरकार ने। ठीक है, और अमित शाह ने कहा है ऐसा। न्याय न्याय से संबंधित है, ये ध्यान रखें। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर गति को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या है। देख, क्या पूछा जा रहा है। हाल ही में किसने यूसीसी प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है? प्रगति यानी कार्यक्रम को और तेज बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो क्या है इसका आंसर? बताइए सभी को, अगर किसी को पता है तो इसका आंसर बताएं। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए यूसीसी प्रारूप क्या है। देखिए यूसीसी प्रारूप क्या है। चलिए, इससे नहीं रहने दीजिए। तो देखिए यूसीसी प्रारूप जो है ये है, आप लिख लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड। समान नागरिक संहिता, हिंदी में क्या बोलेंगे? समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समान नागरिक संहिता। तो इसका जो उद्देश्य है, यूसीसी प्रारूप समिति जो है, इसका उद्देश्य क्या है? सभी को समान रूप से न्याय दिलाना। सभी को समान रूप से उनको न्याय मिल सके। कोई व्यक्ति में न्याय के प्रति कोई भेदभाव ना हो। व्यक्ति व्यक्ति जैसे अगर मुझे कुछ और न्याय मिला, उसी निर्णय पर दूसरे कुछ और नहीं। व्यक्ति व्यक्ति को समान न्याय मिले, हर व्यक्ति को समान न्याय मिलना चाहिए। उसकी जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। तो क्या हम उसको क्या बोलेंगे? यूसीसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है उसका हिंदी में? समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो उसके निर्णयों पर गति को मंजूरी दी है। ठीक है, गति को मंजूरी दी और तेज करना है। वो कहाँ दी? उत्तराखंड। कहाँ पर की है? उत्तराखंड राज्य में इसको मंजूरी दी है। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिएगा। तो उत्तराखंड में उसको जो गति है, उसके निर्णयों, उसकी जो निर्णय है उस पर और तेज काम करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 8, फिर है 10। बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, पहले तो आप ये समझिए, आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है? कितने प्रतिशत बढ़ा है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, तो क्या है ना, जो हम घरेलू, ये भी आप विशेष याद रखिए कि ये पूछा जा रहा है। इसमें क्या, हाँ इसमें नहीं लिखा है, पर ये घरेलू स्तर पर जो बिजली यूज की जाती है, बिजली जो यूज की जाती है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, ये बताया जा रहा है। और जो बिजली यूज की जाती है वो भी कौन सी वाली है? कोयले से जो निर्मित जो बिजली है उसकी बात चल रही है। आप स्पेशल पढ़ सकते हैं, कोयला आधारित बिजली। ठीक है, तो जो कोयला आधारित बिजली है जो हम घरों को प्रदान करते हैं, घरों में हम जो बिजली का देते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रदान करते हैं, वो हम कोयला से जो बनी है उसकी हम कितनी बढ़ोतरी कर चुके हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या है? 8%। क्या है? 8%। ठीक है, 8% हमने बढ़ोतरी की है। कितने परसेंट की है? 8% इसकी बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, देखिए 8% से बढ़ाकर है। ठीक है, तो हमने ये कितनी यूनिट कर दी है? इसी के 8% बढ़ाकर हमने कितनी यूनिट कर दी है? 780 अरब यूनिट हो चुका है। ठीक है, 8% हमने बिजली बढ़ाई, कोयला का उत्पादन बढ़ाकर, कोयला से जो बिजली है उसका उत्पादन बढ़ाकर हमने 780 अरब यूनिट उसका उत्पादन कर दिया है बिजली का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है 10, दूसरा है 13, फिर 15, फिर 18। बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो डिजी यात्रा चेहरे हैं, डिजी यात्रा चेहरे, इसमें इमेज नहीं बन रही? नहीं, भैया ने नहीं बनाई।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें इमेज मैंने सोचा था कि इसमें इमेज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो यात्रा चेहरे की पहचान जो तकनीकी है उसमें हवाई अड्डों को लागू किया। देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कितने हवाई अड्डे आपसे पूछे जा रहे हैं, ये तो ऑप्शन है आपके पास, आपको पता है। देखिए ये क्या है, डिजी यात्रा चेहरे की पहचान। तो डिजी यात्रा जो है उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई कार्ड लगाते हैं, ठीक है, जैसे आधार कार्ड है तो आपका वो एक पहचान पत्र है। तो हवाई अड्डे पे जाएंगे तो आपके पास एक कार्ड होता है पहचान, तो जैसे चेहरे से आपको देखा जाएगा, जैसे चेहरे से आपका पहचाना जाएगा और उसको आपको एंट्री दी जाएगी, ठीक है। जैसे हम आधार कार्ड ले जाते हैं, वो हमारा एक पहचान पत्र, उससे हमको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है, कहीं भी। तो अब ये हवाई अड्डों में ऐसा है कि आपका चेहरा देख के आपकी एंट्री करेंगे, उसमें चेहरा देखेंगे, उसमें स्कैन होगा, जो भी उसकी प्रक्रिया होगी, ठीक है, जो भी स्कैन होगा फिर उस पर एंट्री दी जाएगी। तो ऐसे हवाई अड्डों की जो स्कीम बनाई गई है, ठीक है, जो हवाई अड्डों की स्कीम बनाई है, चेहरे से किसी व्यक्ति को एंट्री देना या उसको पहचानना हवाई अड्डों, फिर उसके बाद उसकी एंट्री होना, ऐसे कितने हवाई अड्डों पर लागू किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 13। क्या है इसका आंसर? 13 हवाई अड्डे ऐसे हैं जहां पर डिजी यात्रा पहचान पत्र लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है? ठीक है, पहला टिकट किसे दिया गया है, किसका? अल्टीमेट खो खो लीग है उसका पहला टिकट किसको दिया गया है? ये ऑप्शंस आपके सामने है, क्या है? पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, नवीन पटनायक। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए आप वैसे तो आप शायद बता सके पर फिर भी देखिए इसका जो आंसर है वो है नवीन पटनायक। क्या है इसका आंसर? नवीन पटनायक। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा के। उड़ीसा के क्या है ये? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओडिशा भी लिखता है कोई, और ऐसे भी लिख सकते हैं उड़ीसा, ठीक है। कोई कोई ओडिशा भी होता है इसका, ओडिशा पर उड़ीसा, ठीक है। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। इनको हमने पहला टिकट दिया है, किसका? अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट दिया है। और जो अनुराग ठाकुर, आप सभी जानते हो शायद ना भी जानते हो, हमने पहले क्वेश्चन बहुत बार पढ़ लिया है। अनुराग ठाकुर जो है खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। क्योंकि ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है तो हम ये भी जान लेते हैं कि अनुराग ठाकुर कौन है। अनुराग ठाकुर जो है वो खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। तो उनको जो अल्टीमेट खो खो लीग है उसका पहला टिकट किसको दिया गया है? नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था शायद उस दिन, आई थिंक ये भी नहीं था। चलिए इसको आप छोड़िए, आप कल का क्विज पढ़िए, ठीक है, कल आपको इसका आंसर देना है। देखिए हाल ही में, और जो लास्ट क्लास थी मैं उसका क्विज बता दूंगी, ठीक है। तो अभी आप इसका क्विज देख लीजिए। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री प्रारूपों के बीच आउटरीच पहल का नाम क्या है? महासागर। महासागर का जो आयोजन किया गया था उसमें कुल कितने देश शामिल है? ठीक है, देखो कौन सा है। देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री प्रमुखों के आउटरीच पहल, कौन सी पहल है? महासागर। क्या पहल है? महासागर जो पहल है उसमें कुल कितने देश शामिल है ये आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझसे ये बताएंगे महासागर जो पहल है उसमें कुल कितने देश शामिल है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए उसी के साथ फिर अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले दिन। राधे राधे।